हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AB बेसिक्स पर। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठी में जो आपका मैथ आता है उस मैथ का हम पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नंबर्स यानी संख्याएं। आज मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगा। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितनी तरह की संख्याएं होती हैं, सम संख्या किन संख्याओं को कहते हैं, विषम संख्या किन संख्याओं को कहते हैं, सभी संख्याओं को मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आपको गिनती, पहाड़े, जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना, ये सब चीज़ें आपको जरूर आती होंगी और आनी भी चाहिए। आप ये सब चीज़ें चौथी क्लास तक पढ़ चुके हो। अब आपको अगर गिनती आती है तो मेरे साथ गिनकर बताओ। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसे ये त्रिभुज बने हुए हैं, तो आपको गिन के बताना है कि ये त्रिभुज कितने हैं। तो चलिए मेरे साथ गिनते हैं। 1 2 3 एंड 4। ये कितने त्रिभुज हैं? 4। ये त्रिभुज 4 हैं। अब आगे ही कुछ वर्ग बने हुए हैं। अब हम इनको गिनेंगे कि ये वर्ग कितने हैं। तो गिनिए 1 2 3 4 और 5। ये कितने वर्ग हैं? 5। ऐसे ही अब हम कुछ और आकृतियों को गिनते हैं, जैसे कि ये है। अब हम इन्हें गिनेंगे। इन्हें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितनी आकृतियां हैं? ये हैं 10। अब लास्ट में कुछ और आकृतियां हैं, इन्हें भी गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसका मतलब है कि आपको गिनना तो आता है, लेकिन क्या आपने एक बात नोट की? जब भी हमने इन आकृतियों को गिना, चाहे हमने इन आकृतियों को गिना, चाहे इनको और चाहे इन सितारों को गिना, तो हमने कहाँ से शुरू किया? 1 से। कहाँ से शुरू किया गिनना? 1 से। हम 1 से गिनती को शुरू करते हैं। तो जितनी भी संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 और आगे तक बढ़ती चली जाती हैं। अगर हमें 10 को गिनना है तो 10 तक लिखेंगे, 11 12 चीज़ों को गिनना है तो 12 तक लिखेंगे, यानी जितना भी हमें गिनना है हम वहाँ तक गिनते चले जाते हैं। तो इन सभी संख्याओं का एक समूह बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 आगे तक बढ़ती हुई है जितनी भी संख्याएं हैं, इनका हमने क्या किया? एक ग्रुप बना दिया। तो इनके ग्रुप को मैथ भाई साहब ने एक नाम दिया है। किसने? मैथ भाई साहब है आपका। उस मैथ भाई साहब ने इन संख्याओं के ग्रुप का, इन संख्याओं के समूह का एक नाम दिया है, और नाम क्या है? नेचुरल नंबर्स। क्या नाम दिया है? नेचुरल नंबर्स। या फिर आप अगर हिंदी में कहें तो नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, या फिर वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो ये हमारे पास आ गया प्राकृत संख्याओं का समूह। अब आगे देखते हैं। दोस्तों, अब आगे देखो। आपको यह तो पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, या फिर हम दूसरी भाषा में कहें गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन सभी संख्याओं को जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं, इन संख्याओं का जो एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया, ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं को हम एक और नाम से जानते हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं को हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं भी कहते हैं। अब ये पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स का मतलब होता है कि जिनके आगे या तो कोई साइन नहीं होता, ये किसका साइन होता है? प्लस का। क्योंकि अगर कोई साइन नहीं है या प्लस का साइन है तो एक ही बात है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इन सभी नेचुरल नंबर्स को, इन सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याएं भी कहते हैं। अब इन संख्याओं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम +1 +2 +3 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लिखते नहीं हैं। हम 1 2 3 बिना साइन के लिखते हैं। बिना साइन के लिखते हैं, इसका मतलब यही है कि ये संख्याएं प्लस की हैं, यानी कि पॉजिटिव संख्याएं हैं। तो पॉजिटिव नंबर में हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। यह मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जो संख्याएं प्लस वाली होती हैं या जिसके आगे कुछ नहीं होता, उन संख्याओं को हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स एक ही बात है। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं या गिनती की सभी संख्याएं हैं, और पॉजिटिव नंबर्स भी यही नंबर्स होते हैं। अब देखिए,
अगर मैं इन सभी नेचुरल नंबर्स के आगे, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इन सब के आगे माइनस का साइन लगा दूं, किसका साइन लगा दूं? माइनस का साइन। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, इन सभी संख्याओं के आगे मैंने माइनस का साइन लगा दिया। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे करते करते -8, -10, -25, मतलब मैंने सभी प्राकृतिक संख्याओं के आगे मैंने क्या किया? सभी प्राकृतिक संख्याओं के आगे किसका साइन लगा दिया? माइनस का साइन लगा दिया। आप देख सकते हैं किसका साइन लगा दिया? माइनस का। तो जब हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के आगे माइनस का साइन लगा देते हैं तो इन सभी संख्याओं को हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। तो ये संख्याएं बन गई ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स। तो आपको नेचुरल नंबर भी समझ में आ गया, पॉजिटिव नंबर्स भी समझ में आ गए और नेगेटिव नंबर्स भी समझ में आ गए। तो एक बार और बताता हूं, नेचुरल नंबर्स ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। ये देखो 1, ये भी एक नेचुरल नंबर है। 2 नेचुरल नंबर है। 3 नेचुरल नंबर है। 4, 5, 6 और आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी वे सभी संख्याएं क्या है? हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुई? हमारी 1। फिर 2, 3, 4 ये सभी आगे बढ़ती चली जाएंगी और सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6, इसको हम 1, 2, 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो हमें उसके आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स को ही पॉजिटिव नंबर कहते हैं, और अगर नेचुरल नंबर्स के आगे माइनस का निशान लगा दिया जाए, माइनस का साइन लगा दिया जाए तो ये नंबर्स क्या बन जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स, यानी ऋणात्मक संख्याएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमने ये संख्याएं गिनी थी, जो ऊपर आप सितारे देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब 10 को देखिए, 10 के अंदर 2 अंक आए हैं, 1 और 0। ऐसे ही 10 के अंदर कितने अंक आए हैं? 2, 1 और 0। ऐसे ही 20 के अंदर भी 2 अंक आते हैं, 2 और 0। 100 के अंदर आते हैं 3 अंक, 1, 0 और 0। अब आपने नोट किया होगा कि इन संख्याओं के अंदर क्या आ रहा है? इन संख्याओं में 0 भी आ रहा है, लेकिन 0 के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो हुआ क्या? मैथ भाई साहब ने क्या किया? 1 से लेकर जितनी भी आगे संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का एक समूह बना दिया और उसका नाम दे दिया नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृत संख्याएं। तो मैथ भाई को बाद में पता चला कि मैंने 0 को तो ऐसे ही छोड़ दिया, 0 के बारे में तो बताया ही नहीं किसी को। तो अब ये परेशान हो गया कि अब 0 का क्या करूं, इसे कैसे बताऊं। तो मैथ भाई साहब गए अपने चाचा के पास, जिसका नाम था पूर्णचंद। इनके चाचा का क्या नाम था? पूर्णचंद। तो ये अपने चाचा के पास गए, पूर्णचंद के पास, और उन्होंने कहा कि अंकल जी, मैंने सभी संख्याओं, जो गिनती की संख्याएं थी, उन सभी संख्याओं का मैंने बना दिया एक समूह, एक ग्रुप, और उसका नाम दे दिया नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन 0 को मैं इसमें ऐड करना भूल गया और अब तो इसका नामकरण भी हो गया है, अब मैं इसे बदल भी नहीं सकता। तो बताइए मैं क्या करूं, मेरी समस्या को दूर कीजिए। तो इसके अंकल बोले, बस इतनी सी बात, लो अभी करते हैं तुम्हारी समस्या का हल। तो पूर्णचंद ने क्या कहा कि हम एक और ग्रुप बनाएंगे, एक और समूह बनाएंगे, और उस समूह में हम क्या करेंगे? 0 को भी ऐड कर देंगे। तो पूर्णचंद, जो मैथ भाई साहब के अंकल थे, उन्होंने क्या किया? सभी प्राकृतिक संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपने पढ़े हैं सभी नेचुरल नंबर्स, उन सभी नेचुरल नंबर्स में सबसे आगे 0 को भी ऐड कर दिया, 0 को भी जोड़ दिया और एक नया ग्रुप बना दिया, और एक क्या बना दिया? नया समूह बना दिया। मैथ भाई साहब के जो अंकल थे, उन्होंने क्या किया? प्राकृतिक संख्याओं को जो ग्रुप था, जो नेचुरल नंबर्स का एक ग्रुप था प्राकृतिक संख्याओं का, उसी ग्रुप में, उसी समूह में 0 को भी ऐड कर दिया, 0 को भी जोड़ दिया और एक नया ग्रुप बना दिया। और इस नए ग्रुप का क्या नाम रख दिया? पूर्ण संख्याएं। इस नए ग्रुप का क्या नाम रख दिया? पूर्ण संख्याएं। और इंग्लिश में बात करें तो इसका क्या नाम रख दिया? होल नंबर्स। क्या नाम रख दिया? होल नंबर्स। तो आपको पता चल गया कि होल नंबर्स भी किसे कहते हैं। तो जो भी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं और 0 से मिलकर बनी हैं, जो भी संख्याएं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर देंगे तो जो भी नया संख्याएं बनेगी, जो भी नया ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। इस ग्रुप को, इस समूह को हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। और हम दूसरी भाषा में होल नंबर्स को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, जो संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, जीरो से शुरू होती हैं, उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं या उन नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। तो देखिए होल नंबर्स, तो हमने पढ़ा कि जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, या फिर अगर हम सभी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर देंगे, सभी प्राकृतिक संख्याओं में किसको जोड़ देंगे, जीरो को। तो ये देखिए ये क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें मैंने जीरो को भी ऐड कर दिया। तो ये सभी संख्याएं जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर जो नया ग्रुप बना है, इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। या दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स या सभी धनात्मक संख्याओं में अगर हम जीरो को जोड़ देंगे, सभी धनात्मक संख्याओं में हम किसको जोड़ देंगे, जीरो को जोड़ देंगे, तो भी हमारे पास यही ग्रुप बनेगा, यही समूह बनेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स। अब आपको मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं एक ही बात है। तो प्राकृतिक संख्याएं में जीरो जोड़ दो, ये धनात्मक संख्याएं में जीरो जोड़ दो, तो एक ही बात है। तो इन दोनों से जो भी ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। तो अब आपको पता चल गया है कि नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी इन्हें ही कहते हैं। और नेगेटिव नंबर, अगर इन सभी प्राकृतिक संख्याओं के आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे तो ये सभी संख्याएं क्या बन जाएंगी, ऋणात्मक संख्याएं। और अगर सभी पॉजिटिव नंबर्स में, सभी प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी ऐड कर देंगे तो जो नया समूह बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। जिस प्रकार सबसे छोटी जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी वो क्या थी, एक, क्योंकि एक से शुरू होते हैं प्राकृतिक नंबर, तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, हमारी एक। उसी तरह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो। लेकिन सबसे बड़ी तो कोई नहीं है, अनंत तक जाती है, सबसे बड़ी कोई नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो। जीरो से ये शुरू होता है। तो आपको प्राकृतिक संख्याएं भी समझ में आ गई और आपको होल नंबर भी समझ में आ गई। दोस्तों आपको पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं और होल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर किसे कहते हैं, हमने दो संख्याएं पढ़ी हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, और इसको क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्याएं। अब आपको याद हो गया कि नेचुरल नंबर्स एक से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब तो आपको ये याद हो गया, लेकिन अगर आप आगे जाके इसको भूल जाएं तो मैं आपको इन्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ देखिए होल नंबर के अंदर एक डिजिट, होल नंबर में जो होल की स्पेलिंग लिखी हुई है, इसमें सबसे बीच में क्या आया हुआ है, ओ। और ओ किस जैसा होता है, जीरो जैसा। ओ किस जैसा होता है, जीरो जैसा। तो अगर आपको याद रखना है कि कौन से नंबर एक से स्टार्ट है और कौन से जीरो से, तो होल नंबर में क्या आया है, ओ। और ओ किस जैसा होता है, जीरो जैसा। तो यानी कि होल नंबर कौन से हुए, जो जीरो से शुरू होते हैं। इसी तरह अगर आपको पूर्ण संख्या याद करनी है, हिंदी में याद करना है, तो ध्यान से देखना, जो पूर्ण लिखा हुआ है मैंने, तो पूर्ण में आपको अगर इससे मिलाओगे तो ये भी एक क्या बन जाएगा, जीरो की तरह ही बन जाएगा। ये भी किसकी तरह बन जाएगा, जीरो की तरह। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी हुई, जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं। इसी प्रकार अगर आपको नेचुरल नंबर याद रखना है, तो वैसे तो आपको याद हो ही गया होगा कि जो पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं तो रह कौन सी गई, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होगी, एक से। लेकिन फिर भी अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बताता हूँ प्राकृतिक संख्याएं आपको कैसे याद रखनी है। यहाँ देखो प्राकृतिक संख्याओं में आ की मात्रा आई हुई है, आ, जो कि किस जैसा दिखता है, एक जैसा। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, एक से। इसी तरह नेचुरल नंबर्स में आया है ए, क्या आया है, ए, जो कि ए बी सी का कौन सा अक्षर है, पहला। तो नेचुरल नंबर में क्या आया है, ए, और ए क्या है, ए बी सी का पहला अक्षर। तो पहले से क्या बन गया, एक, और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक से। तो ऐसे आप इन दोनों को याद कर सकते हैं, नेचुरल और होल नंबर को। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं धनात्मक संख्याएं होती हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं या धनात्मक संख्याएं, क्या कहते हैं हम इनको, पॉजिटिव नंबर्स या फिर धनात्मक संख्याएं। इन संख्याओं के ग्रुप को, इन संख्याओं के समूह को मैथ भाई साहब ने एक नाम दिया था, और क्या नाम दिया था, नेचुरल नंबर्स। क्या नाम दिया था, नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृत संख्याएं। इसका क्या नाम दिया था, मैथ भाई साहब ने, प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। उसके बाद मैथ भाई साहब गए थे अपने चाचा के पास, जिनका नाम था पूर्णचंद।
तो मैथ भाई साहब अपने चाचा के पास गए और उनके चाचा ने क्या किया, इन सभी पॉजिटिव नंबर्स में क्या जोड़ दिया, जीरो जोड़ दिया। क्या ऐड कर दिया, जीरो जोड़ दिया। तो जब हम पॉजिटिव नंबर्स में, किसमें, पॉजिटिव नंबर्स में जीरो जोड़ देंगे, यानी कि धनात्मक संख्याओं में, किन संख्याओं में, धनात्मक संख्याओं में जीरो जोड़ देंगे, तो हमारे पास एक नया ग्रुप बनेगा, एक नया समूह बनेगा। और वह क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6, और ये संख्याएं ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो हमारे पास एक नया ग्रुप बन गया, नया समूह बन गया। और इस समूह का नाम क्या दिया था, पूर्ण संख्याएं। इस समूह का क्या नाम दिया था, पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। इसका नाम दिया था हमने होल नंबर्स। और ये दोनों नंबर आप हमने पढ़ लिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं और होल नंबर कौन से होते हैं। और आपको मैंने तरीका भी बता दिया कि नेचुरल नंबर्स को कैसे याद रखेंगे और होल नंबर को कैसे याद रखा जाएगा। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, उनको हम पॉजिटिव नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैथ भाई साहब ने क्या किया, जब पॉजिटिव नंबर्स में जीरो को ऐड किया था तो क्या बना था, पूर्ण संख्याएं। अब इसने क्या किया, पॉजिटिव नंबर और जीरो को ऐड करने से जो पूर्ण संख्याएं बनी थी, अब उसमें क्या जोड़ दिया, नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिए। यानी कि अगर अकेले पॉजिटिव थे तो क्या थे, प्राकृतिक संख्याएं थी, नेचुरल नंबर्स थे। अब इसमें जीरो जोड़ दी, क्या जोड़ दी, जीरो जोड़ दी, तो क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। अब मैथ भाई साहब ने इसमें क्या किया, पॉजिटिव नंबर में जीरो जोड़ दी और जीरो के बाद नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिए, यानी कि धनात्मक संख्याएं, प्लस के शून्य और प्लस के ऋणात्मक संख्याएं। इन सभी संख्याओं को जोड़कर एक नया समूह बन गया, एक नया क्या बन गया, ग्रुप बन गया। और उस ग्रुप का मैथ भाई ने क्या नाम दिया, पूर्णांक। उस ग्रुप का क्या नाम दिया, पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं प्लस जीरो प्लस धनात्मक संख्याएं। इन तीनों संख्याओं से मिलकर जो भी नया ग्रुप बनेगा, जो भी संख्याएं बनेगी, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। उन सभी संख्याओं को हम कहेंगे इंटीजर्स। अब आपको पॉजिटिव नंबर्स भी पता है क्या होते हैं, जीरो भी पता है और नेगेटिव नंबर भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर हम पूर्णांक को या पूर्णांकों का एक ग्रुप लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, देखो, सबसे बीच में लिखेंगे जीरो, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस वाले नंबर इस साइड लिखते हैं, राइट साइड, यानी कि सज्जी साइड, दाएं साइड। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आगे बढ़ते चले जाएंगे सभी पॉजिटिव नंबर्स। और इसी तरीके से 0 से पहले -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसे आगे आगे अनंत तक बढ़ते चले जाएंगे। तो जो एक नया समूह बना, जो एक नया ग्रुप बना नेगेटिव नंबर्स का, जीरो का और पॉजिटिव नंबर्स का, इस ग्रुप को, इस समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। तो उम्मीद है आपको नेचुरल नंबर भी समझ में आ गए होंगे जो कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। आपको होल नंबर भी समझ में आ गए होंगे जो कि पॉजिटिव नंबर में जीरो ऐड करने से मिलते हैं। और आपको इंटीजर्स ये भी समझ में आ गए होंगे जो कि पॉजिटिव नंबर में जीरो और साथ ही साथ नेगेटिव नंबर को ऐड करने से बनते हैं। तो पूर्णांकों को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स प्लस जीरो और प्लस नेगेटिव नंबर्स, ये क्या बन गए, हमारे पूर्णांक। और इसके ग्रुप को हम कैसे लिखेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि सबसे छोटा प्राकृतिक नंबर या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हुई 1। इसी तरह मैंने आपसे कहा था कि होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और सबसे छोटा होल नंबर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, वो क्या होगी, 0। लेकिन यहाँ देखिए, इसको पूर्णांकों को देखिए, इंटीजर्स को देखिए, यहाँ पे कोई भी ना तो सबसे छोटा कोई इंटीजर है और ना ही कोई सबसे बड़ा है, ना तो कोई सबसे छोटा है और ना ही कोई सबसे बड़ा है। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, वो क्या है, हमारा 1 है।
वो क्या है, 1 है, क्योंकि बाकी सभी जो धनात्मक हैं वो तो बड़े हैं ना, 2 1 से बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, तो सबसे छोटा धनात्मक क्या हुआ, सबसे छोटा धनात्मक हुआ 1। और सबसे बड़ा ऋणात्मक, सबसे बड़ा ऋणात्मक, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या हुआ, -1। अब आप सोच रहे होंगे भी, अब आप सोच रहे होंगे कि 1 तो सबसे छोटा होता है, तो ये सबसे बड़ा कैसे हुआ। दोस्तों, जब भी हम किसी भी नंबर के आगे माइनस का साइन लगाते हैं तो जितना बड़ा नंबर होगा माइनस लगाने के बाद वो उतना ही छोटा हो जाएगा। जब भी हम किसी संख्या के आगे माइनस का साइन लगाते हैं तो जितनी बड़ी संख्या होगी माइनस का साइन लगने के बाद वो उतनी ही छोटी बन जाएगी। जैसे देखिए, आपको पता है कि जो 4 है वो किससे बड़ा होता है, 3 से बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं 4 के आगे भी माइनस का साइन लगा दूं और 3 के आगे भी माइनस का साइन लगा दूं तो अब क्या होगा, -3 बड़ी हो जाएगी और 4 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि -3 बड़ा होता है और -4 क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि अगर कोई भी 2 नंबर लिखे हैं, जैसे मैं और नंबर लिखता हूँ 43 और मैंने लिख दिया 54, तो इन दोनों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर्स है 54। लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर्स के आगे माइनस का साइन लगा दूं, इसको मैं बना दूं -43 और इसको मैं बना दूं -54, तो अब जो नंबर बड़ा होगा वो कौन सा होगा, -43। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जितना बड़ा नंबर माइनस में होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। और अगर प्लस में लिखा है, सिंपल लिखा है, फिर तो आपको पता है कि 54 बड़ा होता है और 43 छोटा होता है। लेकिन जब हम इनका साइन चेंज कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो उस केस में जो नंबर बड़ा था वो सबसे छोटा हो जाएगा और जो छोटा था वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। सबसे बड़ा जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो क्या है, 1, और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ा ऋणात्मक, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या है, -1। ना तो हमको सबसे छोटे नेगेटिव नंबर का पता है और ना ही सबसे बड़े पॉजिटिव नंबर का पता है। तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर -1 है और सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या है, 1 है। तो अब हम आगे करेंगे सम और विषम संख्याएं। दोस्तों, आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, भाग करना तो आता ही होगा। तो देखो, अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 2 सत्ते 14 और हमारे पास शेषफल में कितना आया, 1, और यहाँ पे भागफल में कितना आया, 7। इसी तरीके से अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 अट्ठे 16 और 16 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 0 शेषफल बचेगा। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि एक बड़ी संख्या लेके चलता हूं मैं 1 2 6, तो अगर मैं इस संख्या को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 छिक्के 12, यहाँ पे बच गया 0 और ऊपर से लिया 6 और 2 दिया 6, यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 0। एक और संख्या लेके चलता हूँ, जैसे मैंने लिया 29, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 एकम 2, यहाँ पे बच गया 0, ऊपर से 9 लिया और 2 4 जा 8, 2 चौके 8 और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल कितना बचा हमारे पास, 1। तो जब भी हम किसी भी संख्या को 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं किसी भी संख्या को, या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या रिमाइंडर बचेगा 1, या तो शेषफल 0 बचेगा या शेषफल बचेगा 1। अब शेषफल 0 और 1 बचने का क्या मतलब है, देखो, जिस संख्या में शेषफल 0 बचता है, जिस संख्या में शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है, उसका मतलब है कि वह संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो गई है, कि वह संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो गई है, वह संख्या 2 से भाज्य है। जिस संख्या को 2 से भाग करने पर, जैसे हमने 16 को 2 से भाग किया था, 2 अट्ठे 16, तो शेषफल हमारा 0 बचा था। उसी तरीके से हमने 126 को 126 को 2 से डिवाइड किया था तो शेषफल बचा था 0। इन दोनों केस में शेषफल हमारा 0 बचा है। तो इसका मतलब है कि 16 और 126 ये दोनों संख्याएं 2 से भाज्य हैं, यानी 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं। और 15 को जब हमने 2 से भाग किया तो हमारे पास शेषफल 0 नहीं बचा, जबकि कितना शेषफल बचा था, 1। और जब हमने 29 को 2 से भाग किया तो भी हमारे पास शेषफल 0 नहीं बचा, तो भी कितना शेषफल बचा था, 1। तो जब शेषफल 0 नहीं बचता, जब शेषफल 0 नहीं बचता, शेषफल 0 नहीं बचता, उस टाइम हम क्या कहते हैं कि वह संख्या, जैसे यहाँ पे 15 है और यहाँ पे कितना है, 29 है, तो ये दोनों संख्या 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, यानी कि ये संख्याएं 2 से भाग नहीं होती। 15
और 29 में जब 2 से भाग की तो हमारे पास 0 नहीं बचा, कुछ ना कुछ शेषफल बचा या 1 बच रहा है। तो ये दोनों संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती, 2 से भाज्य नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो संख्याएं 2 से भाज्य हैं, जो संख्याएं 2 से भाज्य हैं, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं, अगर हम उन संख्याओं का एक समूह बनाएं, उन संख्याओं का एक क्या बनाएं, समूह बनाएं या ग्रुप बनाएं, तो वो संख्याओं के समूह को हम उन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। उनका हमने क्या नाम दे दिया, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर्स। इंग्लिश में हम उनको क्या कहेंगे, इवन नंबर्स। और जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं हैं, जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं है, यानी 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती हैं, उन संख्याओं को हमने नाम दे दिया विषम संख्याएं। क्या नाम दे दिया, विषम संख्याएं, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे हम उनको, ओड नंबर्स। इंग्लिश में हम उनको कहेंगे ओड नंबर्स। अभी हमने देखा कि 15 और 29 2 से भाग नहीं होते, 2 से पूरे पूरी भाग नहीं होते, तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी विषम संख्याएं। 15 और 29 क्या है हमारी, 15 और 29 क्या है हमारी विषम संख्याएं। लेकिन 16 और 126, 16 और ये रहे 16 और ये रहा 126, ये दोनों संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो गए, 2 से पूरा पूरा भाग हो गए, क्योंकि इसमें शेषफल कितना बच गया, 0। तो ये दोनों संख्याएं क्या होगी, हमारी सम संख्याएं। ये दोनों संख्याएं होगी हमारी सम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं उनको हम सम संख्या यानी इवन नंबर्स कहते हैं, और जो 2 से भाग नहीं होते उनको हम ओड नंबर्स या विषम संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कुछ संख्याएं पॉजिटिव होती हैं और कुछ संख्याएं नेगेटिव होती हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब 15, 29, 16 और 126 ये चारों संख्याएं क्या है, हमारी पॉजिटिव संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये चारों नंबर्स क्या है, हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। इनमें 15 और 29 2 से पूरे पूरे भाग नहीं हुए, ये विषम है, और 16 और 126 2 से पूरे पूरे भाग हो गए, ये क्या है, इवन यानी कि सम संख्याएं हैं, और ये हमारे ओड यानी कि विषम संख्याएं हैं। इसी प्रकार अगर हम -15 और -29 को, -15 और -29 को 2 से भाग करेंगे, अगर हम -15 और -29 को 2 से भाग करेंगे, तो ये -15 और -29 भी 2 से भाग नहीं होंगे, इसमें भी शेषफल 1 बचेगा। इसी तरह अगर हम -16 और -126 को 2 से भाग करेंगे, इनको अगर हम 2 से भाग करेंगे तो इसमें भी शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये दोनों भी 2 से भाग हो जाएंगी। इसीलिए 16, 126 ये भी क्या है, हमारी सम संख्याएं हैं। -16 और -126 भी क्या है, हमारी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स हैं। और 15 और 29 दोनों 2 से भाग नहीं हो रही थी, दोनों में शेषफल बच रहा था, तो ये दोनों संख्याएं हमारी ओड नंबर्स हैं, यानी विषम संख्याएं हैं। इसी प्रकार -29 और -15 भी 2 से पूरे पूरे भाग नहीं होंगे, इसमें भी शेषफल बचेगा, तो ये भी हमारे क्या है, ओड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं हैं। ये भी हमारी क्या है, विषम संख्याएं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं और सम संख्याएं कौन सी होती हैं। अब मैं आपको इसका ग्रुप बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने सम संख्याओं और विषम संख्याओं का ग्रुप लिखा है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं, 2 से विभाज्य है, 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं, उन संख्याओं को हम इवन नंबर से सम संख्याएं कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती, उनको हम ओड नंबर्स या फिर विषम संख्याएं कहते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स 2 से भाग होते हैं या नेगेटिव नंबर्स 2 से भाग हो जाते हैं, उन सबको अगर हम इकट्ठा लिख दें तो एक हमारे पास सम संख्याओं का समूह आ जाएगा, सम संख्याओं का एक ग्रुप बन जाएगा। उसी तरह जितने भी संख्याएं 2 से भाग नहीं होती, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर हम उन सभी संख्याओं को इकट्ठा लिख देंगे तो हमारे पास ओड नंबर्स यानी विषम संख्याओं का एक समूह बन जाएगा। तो यहाँ देखना 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं, तो इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है, इवन नंबर्स। और इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया कि -2, -4, -6, -8, -10, -12 ये सभी संख्याएं भी क्या होगी, 2 से भाग होगी। अब बीच में मैंने एक संख्या लिखी है 0। 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाती है, जो सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाती है। चाहे आप इसको 2 से भाग करें, 3 से, 4 से, 5 से, इसको किसी भी संख्या से भाग कर लो, चाहे आप 1 लाख, 2 लाख, 10,000 किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 पूरी पूरी भाग हो जाती है हर संख्या से। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं, तो 0 भी तो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, इसलिए 0 भी क्या है, इवन नंबर है। इसी तरीके से अगर सभी ओड नंबर्स
हमने यहाँ पे लिखे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जो नंबर्स 2 से पूरे पूरे भाग नहीं होते उनको हम ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरीके से -1, -3, -5, -7, -9, -11, ये सभी संख्याएं क्या है हमारी विषम संख्याएं, और ये सभी संख्याएं क्या है हमारी सम संख्याएं। अब जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर को याद करने का तरीका बताया था, मैंने आपको बताया था कि होल नंबर है जो हमारा, होल नंबर में ओ आता है तो ओ किस जैसा होता है, 0 जैसा। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होल नंबर। उसी प्रकार मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स को याद करने का तरीका। नेचुरल नंबर में क्या आता है, ए, और ए क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या होता है, पहला अक्षर। तो एक से हम पहले से क्या याद रखेंगे, एक, और एक से क्या याद रखेंगे कि जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब आपको ये तो पता चल गया कि जो संख्याएं 2 से भाग होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, आपको ये जरूर याद रहेगा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये आपको याद हो जाएगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि 2, 4, 6, 8 वाले इवन है या फिर 1, 3, 5, 7 वाले इवन है। अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ देखना, इसके नाम में देखो सम संख्याएं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन। तो सम में कितने वर्ण आए हैं, स म, 2 वर्ण आए हैं। सम में कितने वर्ण आए हैं, 2। सम में आए हैं 2 वर्ण। और इवन में देखो 1, 2, 3 और 4, इवन में कितने आए हैं, 4। तो 2 और 4 ये दोनों क्या है, हमारी इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या है। तो इससे मिलते जुलते जितने भी होंगे 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी भी क्या है, हमारे इवन नंबर्स हैं। देखो ध्यान से, इवन में कितने वर्ण है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। सम संख्या में स और म 2 है तो यहाँ पे लिख दिया 2। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये पूरा ग्रुप होगा, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। इसी तरह ऑड नंबर्स, विषम में कितने वर्ण हैं, V1, फिर स 2, फिर म 3, इसमें हमारे पास 3, इसमें कितने हैं, 3। और ओड में 1, 2, 3, इसमें भी कितने हैं, 3। तो जो 3 वाले हैं यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 वाले 9, 11 ये सभी क्या है, हमारे ओड नंबर्स यानी कि विषम संख्या है। तो इस प्रकार आप सम संख्याओं और विषम संख्याओं को भी याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी है 4। इस संख्या को हम किस किस से भाग कर सकते हैं, यह संख्या किस किस से विभाज्य है। विभाज्य अभी मैंने आपको बताया था कि विभाज्य का मतलब होता है भाग, यानी कि 4 किस किस से पूरी भाग हो जाएगी। तो देखो, अगर हम 4 को 1 से भाग करेंगे, 4 को हम 1 से भाग करेंगे तो 1 चौके 4, तो शेषफल कितना आ गया, 0, यानी कि 4 है जो वो 1 से पूरी भाग हो जाएगी। 4 जो है वो 1 से पूरी भाग हो जाएगी। 1 के बाद आता है 2। अब हम 4 को 2 से भाग करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो 4 - 4 कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे भी शेषफल हमारा आ गया 0, यानी कि जो 4 है वो हमारा 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी पूरा भाग हो जाएगा। अब हम 4 को 3 से भाग करके देखते हैं। अब हम 4 को किससे भाग करेंगे, 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 एकम 3, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 1। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1, शेषफल बच गया 1, यानी कि जो 4 है वह 3 से भाग नहीं होगा, 3 से पूरा भाग नहीं होगा। 3 के बाद आता है 4। अब हम 4 को 4 से भाग करके देखते हैं। जब हम 4 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 में से 4 गया 0। तो 4 जो वो 4 से भी पूरी भाग हो जाती है। जो 4 है वह 4 से भी पूरी भाग हो जाती है। अब हम करेंगे 5। अब हम 5 को देखते हैं कि 5 किस किस से भाग होती है। तो 5 से छोटी कौन कौन सी संख्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे 1 से। जब हम 5 को 1 से भाग करेंगे, 1 पंजे 5, तो यह संख्या 1 से क्या हो जाएगी, पूरी भाग हो जाएगी, क्योंकि शेषफल कितना बच गया, 0। तो 5 हो गई हमारी 1 से पूरी भाग। अब हम 5 को करेंगे 2 से भाग। अब हम 5 को करेंगे 2 से भाग, 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि 5 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 2 2 जा कितने होते हैं, 4, 2 2 जा 4, तो 5 - 4 करेंगे, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ गया, 1, रिमाइंडर बच गया 1। तो इसका मतलब कि जो 5 है वह 2 से पूरी भाग नहीं होगी, 2 से पूरी भाग नहीं होगी। अब हम 5 को करेंगे 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 5 - 3 2, यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो इसलिए 5 है जो वह 3 से भी पूरी डिवाइड नहीं होगी। अब हम करेंगे 5 को 4 से डिवाइड। अब हम 5 को करेंगे 4 से डिवाइड। तो 4 1 जा 4,
5 - 4 करेंगे तो रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, यानी कि जो 5 है वो 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब हम करेंगे 5 को, लास्ट नंबर आएगा 5 से खुद से डिवाइड करेंगे इसी नंबर से। तो 5 × 5, रिमाइंडर बच गया 0, यानी कि 5 है जो वह अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो 5 है वो हमारा किस किस से डिवाइड हुआ, 1 और 5 से। तो आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर है, वह कुछ कोई भी हो सकता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, जितना भी बड़ा नंबर है, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, वह एक से और स्वयं से यानी कि अपने आप से पूरा पूरा भाग होता है। कोई भी नंबर एक से या अपने आप से पूरा पूरा विभाजित होता है, पूरा पूरा भाग होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। तो हर संख्या एक से भी भाग होगी और अपने आप से भी भाग होगी। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो केवल एक और केवल अपने आप से ही भाग होती हैं, जो केवल एक और केवल अपने आप से ही भाग होती हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो केवल एक से और केवल अपने आप से, जो भी संख्या होगी। तो एक तो इस तरह की संख्याएं होती हैं, और एक ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से, आपको पता है एक और स्वयं से जो सारी संख्या भाग हो जाएगी। अभी भी मैंने बताया है कि एक से और अपने आप से सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं, एक से और अपने आप से सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक से ही होती हैं और अपने आप से ही होती हैं और किसी से नहीं होती, जो सिर्फ एक से भाग होती हैं और अपने आप से भाग होती हैं और किसी से भाग नहीं होती। उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, भाग नहीं होती, किससे, सिर्फ एक और अपने आप से होती है, इसके अलावा किसी से भी भाग नहीं होती। उन संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको, प्राइम नंबर्स। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो एक और स्वयं से तो भाग होगी, ये तो सभी संख्याएं होती हैं, लेकिन एक और अपने आप के अलावा, एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से भाग होगी, कम से कम एक और संख्या से भाग होगी। तो एक और संख्या से भाग होनी चाहिए, उस संख्या को हम कहेंगे भाज्य संख्या। उस संख्या को हम कहेंगे भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर, उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। यहाँ पे देखो, हमने 4 को देखा कि 4 किस किस से भाग हो जाती है, 1 से, 2 से और 4 से। 4 है जो वो 1 से भाग होगी, तो आपको पता है कि हर संख्या 1 से भाग हो जाती है। 4 है, 4 से भाग होगी, ये भी आपको पता है कि कोई भी नंबर है वो अपने आप से डिवाइड होता है, अपने आप से भाग होता है। तो 4 1 और 4 से डिवाइड होगा, लेकिन उसके अलावा यह एक और नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक और संख्या से भाग हो रहा है, वो किससे, 2 से। तो अभी हमने पढ़ा कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से भाग होनी चाहिए, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसका मतलब जो 4 है हमारी, वो क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। 4 क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि यह एक और अपने आप के अलावा एक और संख्या से भाग हो रही है। लेकिन जो संख्याएं केवल एक से भाग होती हैं और केवल अपने आप से भाग होती है, केवल एक और केवल अपने आप से भाग होती हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स। जैसे कि 5 सिर्फ एक से भाग होता है और अपने आप से भाग होता है, और किसी संख्या से भाग नहीं होता, इसलिए 5 क्या है, हमारा प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। 5 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या। तो आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब मैंने एक संख्या लिखी है 6। क्या लिखा है, 6। अब आपको बताना है कि ये संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। आपको बताना है कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य संख्या है। चलो इसको भाग करके देखते हैं कि यह किस किस संख्या से भाग होगी। आपको पता है कि यह 1 से भाग होगी, क्योंकि हर संख्या 1 से भाग हो जाती है। आपको पता है कि यह संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी, क्योंकि हर संख्या अपने आप से भी भाग होती है। तो 6 है जो 1 और 6 से तो भाग होगी। अब हम देखेंगे कि यह संख्या 2, 3, 4 और 5 से भाग होगी या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, यानी कि यहाँ पे शेषफल 0 बच गया। और मैंने आपको बताया था कि जब भी शेषफल 0 बचता है तो वह संख्या, जब भी शेषफल 0 बचता है तो यह संख्या इस संख्या से पूरी पूरी भाग होगी। जब भी हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं और शेषफल 0 आ जाता है, तो यह संख्या भाग करने वाली संख्या से पूरी पूरी विभाजित होती है। यानी कि हमने 6 को 2 से भाग किया और शेषफल बच गया 0, तो 6 है जो वो 2 से पूरा पूरा भाग हो गया है, 6 2 से विभाज्य है। अब हम 6 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं।
3 टू जा कितना होता है 6, 3 टू जा 6 होता है और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0। तो यानी कि जब हमने 6 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास बच गया 0। तो इसका मतलब 6 है जो वो 3 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, 6 से भी पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो यानी कि 6 2 से भी भाग हो रहा है और 3 से भी पूरा पूरा भाग हो जाता है। अब हम देखेंगे 4 से। 4 एकम 4 और 6 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया रिमाइंडर 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2, 0 नहीं बचा, इसलिए 6 है जो वह 4 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। अब हम देखते हैं 5 से। तो जब हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो जो 6 है वह 5 से भी पूरी पूरी डिवाइड नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि जो 6 है वह 1 से और 6 से जो डिवाइड होगी 1 और 6 से भाग होगी, क्योंकि हर संख्या 1 से भी भाग होती है और अपने आप से भाग होती है। लेकिन इन दोनों संख्याओं के अलावा जो 6 है वो 2 से भी भाग हो रहा है और 3 से भी भाग हो जाता है। तो यानी कि जो 6 है हमारा वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह अपने और 1 के अलावा 2 और संख्याओं से भाग हो रहा है। तो यह हमारा क्या हुआ, एक भाज्य संख्या हुई। भाज्य संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं के भाज्य संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 है, 4 के गुणनखंड क्या है, 4 1 से भाग हो जाती है, 2 से भाग हो जाती है और 4 से भी भाग हो जाती है। तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 1 2 3। इसके कुल कितने गुणनखंड है, 3, जो कि 2 से ज़्यादा है। तो इसलिए 4 हमारी क्या हुई, भाज्य संख्या। इसी तरीके से 6 किस किस से भाग हो रही थी, 1 से, 2 से, 3 से और 4 से। तो इसके कितने गुणनखंड बने, 1 2 3 और 4। इसके हुए टोटल 4 गुणनखंड। तो ये 4 गुणनखंड क्या है हमारे, 2 से ज़्यादा। तो जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्या को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 5 सिर्फ 1 और 5 से भाग होता है, इसलिए 5 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके केवल कितने गुणनखंड है, 2, 1 और 1 खुद 5। तो कितने बन गए, 1 और 1 2। तो इसके कितने गुणनखंड हैं, केवल 2, इसलिए ये हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 3 है जो वो 1 से और अपने आप से डिवाइड होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होती है। तो इसके भी कितने गुणनखंड है, केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब हम बात करते हैं 1 की, कि 1 क्या है, एक भाज्य है या फिर अभाज्य। जो 1 है वो कैसी संख्या है, कैसा नंबर है, प्राइम है या फिर कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम। भाज्य को कंपोजिट बोलते हैं और प्राइम बोलते हैं अभाज्य को। तो हमें देखना है कि जो 1 है वह प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। अब मैंने आपको बताया कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। अब 1 के गुणनखंड देखते हैं कितने हैं। 1 किस किस से डिवाइड होती है, 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकती है, इससे ज़्यादा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। तो 1 के कितने गुणनखंड हुए, सिर्फ 1 गुणनखंड हुआ। 1 के कितने गुणनखंड है, 1 गुणनखंड। और भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। क्या इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, नहीं, इसके तो सिर्फ 1 गुणनखंड है, यानी कि 1 जो है हमारी भाज्य संख्या तो नहीं है। 1 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। क्या इसके 2 गुणनखंड है, नहीं, इसका तो सिर्फ 1 ही गुणनखंड है। तो इसका मतलब जो 1 है वह हमारी अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो 1 है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि ना तो इसके 2 गुणनखंड है और ना ही 2 से ज़्यादा है, इसलिए यह ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि 1 कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य है। तो आपको क्या याद रखना है, 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, या जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा कम से कम 1 और संख्या से भाज्य हो, 1 और
कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो या फिर पूरी पूरी भाग होती हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। तो मैं बताऊंगा कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्याएं होती है, देखो एक तो होती नहीं, आपको पता चलेगा एक क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 2 भी नहीं होती, क्योंकि 2 के भी केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2। इसके अलावा वह किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, तो 2 भी भाज्य नहीं है। 3 की बात करते हैं, 3 भी सिर्फ 1 और 3 से ही भाग होगी, इसके भी केवल 2 गुणनखंड है, तो ये भी क्या है, अभाज्य है, भाज्य नहीं है। उसके बाद आता है 4। मैंने आपको बताया था कि 4 1 से और 4 से तो भाग होती है, यानी 1 और स्वयं से तो भाग होती है, इसके अलावा वह 2 से भी भाग होती है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या वह है 4 के बाद आएगा 6 के बाद आता है, देखो 5 भी नहीं है, फिर 6 आएगा, 6 के बाद आता है 7 भी सिर्फ 1 और 7 से होगा, ये हमारी अभाज्य संख्या में जाएगी। तो लेकिन 8 है जो 2 से भाग हो जाता है और 4 से भी भाग होता है। 8 के बाद आता है 9, क्योंकि 9 हमारा 3 से भाग हो जाता है। उसके बाद आता है 10 भी भाज्य संख्या है, यहाँ 2 और 5 से भाग हो जाती है। 10 के बाद 12 के बाद हमारी 14 के बाद 15 के बाद 16, क्योंकि ये सभी संख्याएं अपने और एक के अलावा कम से कम दूसरी संख्या से भी भाग हो जाती हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या है, हमारी भाज्य संख्याएं हैं। आपको याद रखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ देखो मैंने आपको बताया कि जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं या फिर जो संख्याएं सिर्फ 1 और स्वयं से भाज्य हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं या फिर जो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 और स्वयं से भाग हो, स्वयं से विभाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब एक तो मैंने बता दिया, ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं 2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 के बाद आएगा 3 के बाद 4 तो भाज्य है, लेकिन 5 क्या है, अभाज्य। 5 के बाद 6 भाज्य संख्या है, लेकिन 7 है अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 केवल 1 और 7 से भाग होती है। 7 के बाद 8 9 10 ये तीनों की तीनों भाज्य संख्याएं हैं। तो 8 9 10 के बाद आएगा 11 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या। 11 के बाद 13 के बाद हमारा आता है 17 के बाद 19 और ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये हमारे पास क्या जाएगी, सभी अभाज्य संख्याएं। तो उम्मीद है कि आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं, यानी कि इंग्लिश में हम इनको कहते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर। क्या होता है, प्रीडिसेसर किसे कहते हैं और सक्सेसर किसे कहते हैं, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं और परवर्ती संख्या किसे कहते हैं। तो इससे भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो मैं आपको बताता हूँ पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो पहले वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि प्रीडिसेसर। अब 6 है, 6 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, अब हम 6 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, 5। ये आप लोग जानते हो, 6 से ठीक पहले आती है 5। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि 6 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, तो आप क्या लिख के आएंगे, 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जहां पे लिखा होगा 5। इसी तरीके से 10 की पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि 10 से पहले क्या आता है, 9। 10 से पहले क्या आता है, 9। अब अगर कोई छोटी संख्या दे रखी है, जैसे 6 था, 10 था, आपको पता है कि 10 से पहले 9 आता है, 6 से पहले आता है 5 और 2 से पहले क्या आता है, 1, तो आप निकाल लोगे। और इनमें भी निकाल लोगे कि 86 से पहले क्या आता है, 85, यानी 86 से पहले क्या आता है, 85। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया, अगर आपको क्या दे दिया, कोई बड़ा नंबर, जैसे आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया 48,69,129, 48,69,129, ऐसे कोई संख्या दे दी और आपको पूछ जाए कि इस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, इस संख्या की पूर्ववर्ती, यानी कि इस संख्या का क्या बताना है आपको, प्रीडिसेसर। क्या बताना है, प्रीडिसेसर। तो आप कैसे लिख के आओगे, तो आप कैसे लिखोगे, आपको कुछ नहीं करना, इस संख्या में से एक माइनस कर देना है, इस संख्या में से क्या करना है, माइनस करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट कितने क्या है आपके, 29, और 29 से पहले क्या आता है, 28। 29 से पहले क्या आता है, 28। तो बाकी के सभी डिजिट एज इट इज लिख दो, 48, 69, 1, और जो 29 था उसमें से एक कम कर दो, तो क्या बन जाएगा, 28। 29 में से एक कम करेंगे, क्या बन जाएगा, 28। तो ये संख्या बन गई आपकी 48,69,128, 48,69,128। ये क्या बन गई, प्रीडिसेसर, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या बन गई किसकी, इस वाली संख्या की।
या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, फिर 2 1 9 6 8 4, तो ये संख्या क्या बन गई आपकी पूर्ववर्ती संख्या बन गई। तो ऐसे आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हो। अब आप हमें बताएं 86 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 85। 100 की पूर्ववर्ती संख्या 100 का प्रीडिसेसर क्या होगा 99। जब आप 100 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 99। 121 का प्रीडिसेसर 121 की पूर्ववर्ती संख्या 121 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 121 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 120। तो ये होती है पूर्ववर्ती संख्या, बहुत ही आसान है और इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ भी लेता है। उसके बाद आती है परवर्ती, इसको हम अनुवर्ती भी कहते हैं, इसको हम अनुवर्ती भी कहते हैं। तो परवर्ती और अनुवर्ती एक ही बात है। परवर्ती संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं सक्सेसर, यानी कि ठीक बाद वाली संख्या या फिर अगली संख्या। तो 9 के बाद क्या आएगा 9 में 1 ऐड कर देंगे, 9 + 1 कितना बन गया 10। तो 9 के बाद आता है 10। तो 9 की परवर्ती संख्या 9 की सक्सेसर क्या हो जाएगी 10। 127 के बाद क्या आता है 128। 27 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 28। तो ये 127 की परवर्ती संख्या हो गई 128। इसी तरीके से 26 की परवर्ती संख्या 26 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27। तो 26 की परवर्ती संख्या हो गई 27। 99 की परवर्ती संख्या 99 की परवर्ती संख्या होगी 100, यानी कि 99 की परवर्ती संख्या होगी 100। 99 के बाद क्या आता है 100 और 99 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 9 और 1 10, हाँ इसी यहाँ पे चलेगी कैरी, 9 और 1 10, तो कितना बन गया 100। तो 99 में 1 ऐड करेंगे, 99 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 100। तो इसका मतलब 99 की परवर्ती संख्या 99 की अनुवर्ती संख्या है 100। इसी तरह 49 का सक्सेसर यानी कि 49 की जो परवर्ती संख्या होगी वो क्या होगी 50। 603 की परवर्ती संख्या होगी 604। 603 का सक्सेसर होगा 604। तो ये था हमारा पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं। अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स आपको पता चल गया कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन सभी संख्याओं को, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और दूसरी भाषा में मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या में किसकी मात्रा आई है आ की, और ये मात्रा किस जैसी दिखती है 1 जैसी। तो जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं, या फिर गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं प्राकृत संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको ध्यान में रखनी है 1 है। और सबसे छोटी, अगर आपको पूछ ले कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, क्या पूछेगा सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या कौन सी है। देखो सबसे छोटी संख्या जो प्राकृत है वह 1 है, उसके बाद 2 3 4 5 ये सभी संख्याएं क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या। सबसे पहले तो आपको प्राकृतिक संख्या पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कह रहा है कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से पूरी भाग हो जाती है 2 4 6 8 10। तो सबसे छोटी ऐसी संख्या जो सम भी है और प्राकृतिक भी है। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं 1 2 3 4 5। अब इन सभी संख्याओं के अंदर सबसे छोटी संख्या देखनी है जो सम भी है। एक क्या है हमारी विषम संख्या, तो यह तो सबसे छोटी सम संख्या नहीं है। उसके बाद आता है 2 क्या है हमारी सम संख्या। तो इसका मतलब 2 एक सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्या पूछा गया है। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या पूछी थी, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या देखो क्या होती है, फिर सम संख्या देखो क्या होती है, फिर उन प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या देखनी है। सम संख्याएं 2 4 6 8 है, लेकिन इनमें सबसे छोटी कौन सी है 2। तो आपका सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या हो गई 2। सबसे छोटी विषम 1। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आपको दिमाग लगाकर करने हैं। अगर आप दिमाग लगाकर करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको नेचुरल नंबर पता चल गया, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने नेगेटिव नंबर पढ़ा था कि अगर सभी नेचुरल नंबर्स का साइन चेंज कर दे, सभी नेचुरल नंबर्स के आगे माइनस का साइन लगा दे तो क्या बन जाएंगे ऋणात्मक संख्याएं बन जाएंगी, यानी कि नेगेटिव नंबर बन जाएंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर। होल ओ आ रहा है तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर क्या होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में मैंने बताया था कि अगर आप सभी पॉजिटिव नंबर्स में
होल नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर आप सभी पॉजिटिव नंबर्स में यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को ऐड कर देंगे, जीरो को ऐड कर देंगे, तो आपको मिल जाएंगे सभी होल नंबर्स। और अगर इन होल नंबर्स में देखो, होल नंबर्स में क्या क्या आपके पास प्राकृतिक संख्याएं हैं और शून्य हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो हैं, ये तो बन गए आपके होल नंबर्स। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास हमें क्या मिलेंगे? पूर्णांक। इनको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। ये भी आपने पढ़ लिए हैं। और आपको मैंने बता दिया है कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है 1। उसके बाद हमने एक पढ़ा सम संख्याएं। तो सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूरी भाग हो जाती हैं, तो ये चाहे वो प्लस की हो, चाहे वो माइनस की हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो, जो संख्याएं 2 से पूरी भाग है, चाहे वो कोई भी संख्या हो पर 2 से पूरी भाग होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। और जो संख्याएं 2 से पूरी भाग नहीं होती, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर वो 2 से भाग नहीं है तो वो कौन सी संख्या हो जाएंगी? ओड नंबर हो जाएंगे, यानी कि विषम संख्याएं। और आपको मैंने याद रखने का तरीका भी बता दिया। इवन में कितने वर्ण है? EVEN, 1 2 3 4। और सम संख्या में हिंदी में देखिए तो 1 2, तो 2 4 6 8 ये कौन सी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं। याद रखने का तरीका। और विषम संख्या यानी ओड नंबर में कितने वर्ण है? 1 2 3, तो 1 3 5 7 वाली जो संख्याएं होती हैं वो होती है ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। उसके बाद मैंने आपको बताया भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स। और दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जिन संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 ये सभी क्या है? भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाज्य हो, या तो वो 1 से भाग होगी या फिर वो खुद से, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं होगी, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 और आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो आपको याद रखनी है, वो है 2। और 2 एक अकेली ऐसी संख्या है, ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 केवल ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। 2 को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी आपको पूछ सकता है, देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे छोटी अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, फिर तो आपका जवाब आएगा 2। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, कैसी? सम अभाज्य संख्या, तो भी आपका जवाब क्या आएगा? 2, क्योंकि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या होती है? 2। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम, देखो 2 तो सम है, 2 के बाद आती है 3, तो सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या है वह कौन सी है? 3। तो आपको याद रखना है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3, तो उस समय आपका आंसर होगा 3। आपको बहुत ही समझदारी के साथ आंसर देने हैं, समझ के करना है सब कुछ, फिर आपके लिए सब कुछ आसान होगा। अगर आप रट के करोगे, रट्टा मारोगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या भी समझ में आ गई। पूर्ववर्ती पहले वाली संख्या और परवर्ती बाद वाली संख्या। 6 की पूर्ववर्ती 5 और 5 की परवर्ती 6, ठीक है ना। अगर पूर्ववर्ती पहले वाली संख्या निकालनी है तो 1 माइनस कर देंगे, पहले वाली संख्या निकालनी है तो 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और अगर परवर्ती यानी बाद वाली संख्या निकालनी है तो क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे। तो ये थी परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। दोस्तों, आपको ये सभी संख्याएं समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको करवाया है। आज तक के लिए इतना ही। जो आपका पहला चैप्टर है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने आपको जो आज पढ़ाया है संख्याओं के बारे में पढ़ाया है, और अगले पार्ट में मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, यानी कि संख्या प्रणाली, संख्या पद्धति के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है या कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन संख्याओं के बारे में जानकारी हो, वो भी इसे समझ सके। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर मैं अगले टॉपिक नंबर सिस्टम की वीडियो डालूंगा। और साथ ही इससे पहले मैं आपको जो आज चैप्टर करवाया है संख्याएं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी संख्याओं की वीडियो डालूंगा इसके बाद। तो उस वीडियो को भी जरूर देखना और देखना कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।